हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स के हो, उनका माइनर सब्जेक्ट का पेपर है। और आपका पेपर कौन सा है? हिंदी। पेपर का नेम क्या है? हिंदी संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। इसका मैं 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपका पार्ट 3 है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको दोनों वीडियो मिलेंगे कहाँ। तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए और फर्स्ट नंबर पे जो प्लेलिस्ट है आपकी फास्ट रिवीजन, इसमें आपको लाइन से वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। बाकी आपको भटकना नहीं है। इस वाली प्लेलिस्ट को तो आप बिल्कुल मत छूइएगा, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। आपको सिर्फ इससे रिवीजन करना है। लेकिन इसमें जो आपके 4 वीडियो हैं वो आप देख के ही जाइएगा। चारों वीडियो की जो अधिकतम समय सीमा है वो सिर्फ 2 घंटे की, यानी आप सब मिला लीजिए तो आपके 2 घंटे या 2.5 घंटे कहीं होंगे। लेकिन आप ये चारों वीडियो देख के ज़रूर जाइएगा। और ये आपको मेरी 10,000% या आपका जितने परसेंट मन हो आप गारंटी ले लीजिए कि 80% पेपर आपका इन वीडियो से फंस जाएगा। बाकी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आपका 2 वीडियो मैंने करा दिए, उसके आगे के क्वेश्चन है। 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन यानी कि 31 क्वेश्चन आपके उन 2 वीडियो में हो चुके हैं। इसमें आपका ये 32 नंबर का क्वेश्चन है। विज्ञापन लेखन के मुख्य तत्व क्या है? यह आपसे पूछ सकता है कि विज्ञापन के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। इसमें आंसर देखिए। एक प्रभावी विज्ञापन अनेक घटकों से मिलकर बनता है, जिन्हें हम विज्ञापन के मुख्य तत्व या प्रमुख अंग कहते हैं। ये तत्व मिलकर विज्ञापन को प्रभावशाली, स्पष्ट, आकर्षक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। एक सफल विज्ञापन को तैयार करने के लिए निम्नलिखित मुख्य अंगों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट आपका शीर्षक। ये विज्ञापन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण भाग होता है। शीर्षक का कार्य क्या होता है? उपभोक्ताओं का ध्यान खींचना, उन्हें आकर्षित करना है। एक अच्छा शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट, रोचक होना चाहिए, ताकि जो आपका देखने वाला है, पढ़ने वाला, उससे मन करे कि हम आगे विज्ञापन को पढ़ें। जैसे आपका एग्जाम्पल, अब पाएँ 50% की छूट, इस टाइप का आपका शीर्षक हो। जैसे लोग देखेंगे ना कि 50% की छूट है, लोग टूट पड़ते हैं उस विज्ञापन को पढ़ने के लिए। फिर आपका इसमें आगे पॉइंट है मुख्य संदेश या मुख्य भाग। यह वह भाग होता है जिसमें उत्पादों की या वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी, जैसे उत्पाद की विशेषताएं, उनके लाभ और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को विस्तार से बताया जाता है, जो दर्शकों को प्रेरित करता है। एग्जाम्पल देखिए, हमारे नए कलेक्शन में आपको मिलेगा आरामदायक, फैशनेबल और टिकाऊ वस्त्र, जो आपकी शैली को नया आयाम देगा। इस टाइप की जो कोटेशन होती है वो आपके मुख्य संदेश या भाग में आता है। आपने देखा नहीं होगा, कई जगह लिखा होता है ये कपड़े बहुत आरामदायक हैं, गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगेगी, इस टाइप का। फिर आपका इसमें आगे आता है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है दृश्य। यहाँ पे आपका होगा दृश्य और चित्र। चित्र, ग्राफिक्स, वीडियो या रंगों का संयोजन विज्ञापन को अधिक आकर्षक और यादगार बनाते हैं और संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो जो आप चित्र बनाएं, रंगों का मतलब सिलेक्शन करें, वो बहुत चुनिंदा होना चाहिए। फिर आपका इसमें आगे है ब्रांड नाम और लोगो। विज्ञापन में ब्रांड का नाम और उसका लोगो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ता उत्पाद की पहचान आसानी से कर सके। यानी कि ऐसा नाम दे कि अगर भाई किसी ने एक बार आपका कोई चीज़ खरीद ली, तो आप उसका इतना सरल नाम दे या ऐसा प्रभावशाली नाम या लोगो बनाए कि लोगों को याद तो रहे कि हमने खरीदा क्या था। ऐसा ना हो कि 1 महीने पहले खरीदा, फिर बाद में वो इंसान भूल जाए कि हमने खरीदा क्या है, क्योंकि भाई इंसान इस्तेमाल करता है फिर उसका रैपर फेंक देता है। तो आप ऐसा लोगो रखें, ऐसा नाम रखें, आसानी से लोगों को याद हो सके। ये उत्पाद की ब्रांड वैल्यू और विश्वसनीयता को भी दर्शाता है, ताकि उपभोक्ता जो है वो आपका उत्पाद से जुड़ सके, यानी जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट से जुड़ सके। फिर आपका इसमें आगे है स्लोगन या टैगलाइन। स्लोगन या टैगलाइन किसी विज्ञापन की आत्मा होता है। ये छोटा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, आकर्षक और याद रखने योग्य वाक्य होता है, जो ब्रांड की पहचान बनाता है। जैसे आपने एशियन पेंट का जो पेंट होता है, आपने देखा होगा, हर घर कुछ कहता है, इस टाइप का लोगो उसके ऐड में आता ही आता है। फिर आपका इसमें आगे है कॉल टू एक्शन। ये वह वाक्यांश होते हैं जो उपभोक्ताओं को एक विशिष्ट कार्रवाई यानी कोई विशेष क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे अभी खरीदें, हमसे संपर्क करें, ऑनलाइन ऑर्डर करें, आज ही आजमाएं, आज ही कॉल करें। इस टाइप का क्या हुआ? कॉल टू एक्शन, यानी कि जो आपका कस्टमर है वो तुरंत करने कुछ ना कुछ मतलब क्रिया करे ही। ऐसा आप उसको बनाएं कि वो कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर हो जाए, या तो आपको कॉल करे, या तो आपकी वेबसाइट पे जाके चेक करे कि आप कैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या वो चीज़ों को खरीदे, मतलब कुछ ना कुछ करे। इसी को कहते हैं कॉल टू एक्शन। इसमें आप फ़ोन नंबर दे सकते हैं, वेबसाइट दें, ईमेल दें, सोशल मीडिया लिंक दे दें, ये सब इसके अंतर्गत आता है, जिससे आपसे जो कस्टमर है वो आपसे कांटेक्ट कर सके। फिर आपका इसमें आगे क्या है? निष्कर्ष। विज्ञापन के अंग तत्व वे घटक हैं जो किसी विज्ञापन को स्पष्ट, आकर्षक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिससे उपभोक्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी विज्ञापन में इन तत्वों की उपस्थिति और संतुलन उसकी सफलता की कुंजी मानी जाती है।
फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संवाद लेखन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब देखिए संवाद लेखन क्या है। जब दो या दो से अधिक पात्र आपस में विचारों, भावनाओं या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उस बातचीत को क्या कहते हैं, संवाद कहा जाता है। जब इस संवादों को आप कागज में लिखें तो उसको क्या कहते हैं, संवाद लेखन। अब आप देखिए संवाद लेखन का अर्थ क्या है। दो या दो से अधिक पात्रों के बीच होने वाली बातचीत को प्रभावशाली, स्वाभाविक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से लिखना, ये आपका क्या है, संवाद लेखन। ये लेखन शैली आपकी नाटक, फिल्म, धारावाहिक, कहानी, उपन्यास, रेडियो और टेलीविजन जैसे माध्यमों में प्रयुक्त होती है। जब आप कोई टीवी में सीरियल देखते हैं या मूवी देखते हैं जिसमें दो हीरो हीरोइन या दो आपको जो आपस में बातचीत करते हैं तो उनको एक कागज में लिखा जाता है, तभी वो बातचीत कर पाते हैं। उनको खुद नहीं पता होता हीरो को कि हमें क्या बोलना है। उनके डायलॉग कोई ना कोई लिखता है और उसी को क्या कहते हैं, संवाद लेखन। संवाद लेखन किसी भी दृश्य या कथानक की आत्मा होता है क्योंकि यह पात्रों की भावना, मानसिकता, उद्देश्य और संबंधों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। देखिए संवाद लेखन ना तो आपको मूवी देखने में मजा आए, ना ही सीरियल, क्योंकि अगर डायलॉग नहीं होंगे तो इन सब का कोई मतलब नहीं होता। देखिए अगर कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें डायलॉग के आधार पर आप तय करते हैं कि वो सीरियल में हीरोइन दुष्ट है, कैरेक्टर अच्छा है। आप कहते हैं अरे वो कैरेक्टर तो बहुत कमज़ोर है, अरे वो कैरेक्टर तो बहुत सीधा है। तो आप कैसे ये तय करते हैं, संवाद लेखन यानी जो डायलॉग बोले जा रहे हैं उनके आधार पर। आपको किसी की भावना पता चलती है डायलॉग के आधार पर, सीरियल में हीरो हीरोइन की मानसिकता पता चलती है, उद्देश्य क्या है उसका, संबंध, ये सब आपको पता चलता है कैसे, संवाद लेखन यानी डायलॉग के आधार पर। जैसे आपने डॉन मूवी देखी, उसमें है डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो ये सब क्या है, संवाद लेखन। और उस मूवी का मेन डायलॉग क्या है, यही आपका डॉन मूवी का मेन डायलॉग है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि संवाद लेखन आपका किसी भी दृश्य या कथानक की आत्मा होता है। फिर आपका इसमें आगे है, संवाद लेखन के प्रमुख प्रकार क्या हैं। तो संवाद लेखन मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब आप इनके प्रकार देखिए। पहला है आपका नाट्य संवाद। ये संवाद नाटक या मंच पर प्रस्तुत होने वाले दृश्य के लिए लिखा जाता है। इसमें संवाद संक्षिप्त, तीव्र और प्रभावशाली होते हैं। मंचीय प्रस्तुति को ध्यान में रखकर ये लिखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। आपने स्कूल में कभी ना कभी नाटक देखे होंगे, नुक्कड़ नाटक टाइप्स, उसमें भी देखिए आप पहले डायलॉग लिखते हैं ना, तो वही आपका नाट्य संवाद हो गया। फिर आपका इसमें आगे आता है फिल्मी संवाद। फिल्मों के लिए लिखा गया संवाद दृश्य माध्यम के अनुसार होता है, यानी कि जो फिल्म में डायलॉग लिखे जाते हैं वो दृश्य के यानी कि जो आपको चित्र दिखते हैं उनके अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। इसमें बोलचाल की भाषा, यथार्थवाद और पात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखा जाता है। ये दृश्य के भाव को गहराई देता है। फिर आपका इसमें आता है अगला टाइप जो है डायलॉग का, वो है टेलीविजन। टीवी धारावाहिक और कार्यक्रमों में प्रयुक्त संवाद अधिकतर घरेलू, सामाजिक और भावनात्मक होते हैं। ये रोजमर्रा की भाषा में होते हैं। इनमें भावनात्मक उतार चढ़ाव और पारिवारिक संदर्भों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक फेमस सीरियल अनुपमा बताऊं तो अनुपमा में कितना परिवारवाद दिखाया गया है, आप खुद देखेंगे उसमें कितना उतार चढ़ाव। आज तक अनुपमा का कोई भी सपना पूरा ही नहीं हुआ। उन्होंने इतने सारे सपने देखे कि वो बहुत अच्छा खाना बनाएंगी वगैरह वगैरह, विदेश तक गई, लेकिन उनका जो उतार चढ़ाव है वो आज तक खत्म ही नहीं हुआ। तो यही आपका टेलीविजन में डायलॉग हो गया। फिर आपका इसमें आगे आता है रेडियो संवाद। रेडियो या ऑडियो कार्यक्रमों में संवाद केवल सुनने के लिए होते हैं। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इसलिए रेडियो संवाद में दृश्य आपके अनुपस्थित होने के कारण ध्वनि, गति और शब्दों को अत्यधिक प्रभावशाली बनाना आवश्यक है। देखिए जो टेलीविजन यानी मूवी हो गया, आपका सीरियल हो गया, इसमें तो आपको चित्र दिखते हैं और डायलॉग दिखते हैं तो चलो अच्छा लगता है, लेकिन जो रेडियो वाले शो होते हैं उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसमें सिर्फ आपको सुनाई दे रहा है। तो जो उसके डायलॉग होंगे वो बहुत आपको अच्छे लिखने पड़ते हैं क्योंकि ये अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके चित्र नहीं होते। शब्दों के चयन पर विशेष सावधानी इस पर बरतनी पड़ती है। फिर आपका इसमें जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है साहित्यिक संवाद। ये आपका उपन्यास, कहानियों आदि में प्रयुक्त होते हैं। इनमें पात्रों के मनोभाव, संस्कृति और भाषा की शैली का गहरा चित्र स्पष्ट होता है। फिर आपका इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है अच्छे संवाद लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो अच्छे संवाद लेखन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है आपका प्राकृतिकता। संवाद ऐसे होने चाहिए जैसे लोग वास्तविक जीवन में बोलते हैं, उनमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। कोई कोई सीरियल आप देखिए उसमें आप क्या कहते हैं, अरे ये तो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा। तो आप ऐसे डायलॉग लिखें कि जो बनावटी ना हो, आपको लगे कि नहीं भाई ये अच्छी तरीके से बोल रहा है। फिर आपका सेकंड है संक्षिप्त। अच्छे संवाद यानी डायलॉग कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने वाले होते हैं। ये छोटे होते हैं, सटीक और प्रभावशाली होने चाहिए। अनावश्यक बातों से बचना चाहिए ताकि जो आपके डायलॉग है वो प्रभावशाली बने। फिर आपका इसमें आगे है प्रासंगिकता, यानी कि संवाद कहानी, दृश्य और पात्रों से संबंधित होना चाहिए। अनावश्यक संवाद कहानी को कमजोर बना देते हैं, जैसे कि जो आपको चित्र दिखाया जा रहा है उसी के अनुसार डायलॉग होने चाहिए। अगर आपका कोई धार्मिक चित्र है तो उसमें धार्मिक तरीके के डायलॉग होने चाहिए। फिर आपका इसमें आगे है भावनात्मक अभिव्यक्ति। संवादों में पात्र की भावनाएं जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, करुणा आदि स्पष्ट झलकनी चाहिए। इससे पाठक या
दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। देखिए जब आप सीरियल देखते हैं अगर उसमें कोई रो रहा है तो आपके मन में रोने वाले भाव आने लगते हैं ना, तो इस तरह के डायलॉग होने चाहिए, यानी कि भावनात्मक अभिव्यक्ति। फिर आपका अगला है स्पष्टता। संवाद की भाषा आपकी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जटिल और अस्पष्ट भाषा से आपके जो दर्शक हैं, देखने वाले, वो भ्रमित हो सकते हैं। फिर आपका अगला पॉइंट है विरोध और तनाव। संवाद में आपका टकराव, विरोध और तनाव की झलक कहानी को अधिक रोचक और प्रभावशाली बना देते हैं। जब भी आपने किसी सीरियल में लड़ाई देखते हैं तो आप ज़्यादा मन से देखने लगते हैं ना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस टाइप का। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है स्मरणीयता। अच्छे संवाद लंबे समय तक याद रहते हैं और दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। एग्जाम्पल, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, यानी कि इस तरह के डायलॉग को जो आपको लंबे समय तक याद रहें। फिर आपका अगला है इसमें लय और गति। संवादों की गति और शैली में एक लय होनी चाहिए ताकि संवाद सुनने में सुगम और रोचक लगे। निष्कर्ष आपका इसमें क्या है? अच्छे संवाद कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं और दर्शकों से गहरा जुड़ाव स्थापित करते हैं। फिर आप देखिए इसमें जो आपका सिलेबस है उसमें आपको एक चीज़ इसमें विशेष ध्यान देनी है। उसमें आपको साफ साफ दिया गया है आपको अनुच्छेद 343 से 351 तक पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लॉ में बहुत पूछा जाता है और मैं अभी आपको ये कराऊंगी। फिर आपका इसमें जो आपको लघु में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है राजभाषा अधिनियम 1963 क्या है। मैंने आपके सिलेबस का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है। फिर आपका पूछा जाता है राष्ट्रपति का आदेश 1960 क्या है। फिर आपका पूछा जाता है राष्ट्रपति का आदेश 1968 क्या है। तो मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें कराई हैं। अब इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। मैंने इनको एक साथ इसलिए कराया है ताकि आप भ्रमित ना हो और चीज़ों को भूले ना। राष्ट्रपति का आदेश 1960 मैंने आपको कराया है। फिर राजभाषा अधिनियम 1963, राष्ट्रपति का आदेश 1968 और राजभाषा नियम 1976। मैं आपको इसमें फिर से कह रही हूँ कि मैं आपको 1000% गारंटी दे रही हूँ कि इन चारों से एक तो क्वेश्चन आएगा ही। दो आ जाए तो उसमें भी कोई मतलब अलग बात नहीं, दो भी आ सकते हैं, लेकिन एक आपका ज़रूर आएगा और ये बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। अभी आप देखिएगा, मैं आपको पहले शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि जो राष्ट्रपति का आदेश है वो क्या है। देखिए जो आपका राष्ट्रपति का आदेश है इसमें सरकार ने निर्देश दिए थे कि हिंदी भाषा को कैसे विकास किया जाए, तो हिंदी के विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए थे। और देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जब संविधान लागू हुआ उसके बाद जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे उनकी अलग अलग भाषाएं थी, किसी को अंग्रेजी आती थी, किसी की अपनी कोई लोकल लैंग्वेज थी। तो उन्होंने प्रशिक्षण दिया, यानी कि लोगों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करी, यानी कि लोगों को हिंदी टाइपिंग सिखाई जाएगी, हिंदी भाषा सिखाई जाएगी। ये सब आपका किसमें था? राष्ट्रपति का आदेश 1960 में आपका ये था। क्या था? इसमें निर्देश दिए गए थे और हिंदी के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। फिर आपका है राजभाषा अधिनियम 1963। ये आपका क्या है? देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में ये कहा गया था कि 15 साल तक आपका अंग्रेजी भाषा में काम होगा, यानी कि 1965 तक। तो जैसे ही आपका जो ये दक्षिण भारत के राज्य हैं, आपका तमिलनाडु हुआ, आपका आंध्र प्रदेश हुआ, इन सब में क्या हुआ, जैसे ही 1965 पास आ रहा था इन लोग को लगा कि ऐसा ना हो कि अंग्रेजी भाषा को ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ हिंदी को मान्यता दे दी जाए। तो इन लोग को थोड़ा खतरा महसूस हुआ कि जो हमारी भाषा है वो दब जाएगी। तो इन लोगों ने आंदोलन करना बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किया। तो उस आंदोलन को देखते हुए 1965 के पहले ही एक राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया। क्यों लाया गया था? जिसे तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारत में जितने भी राज्य हैं उनको थोड़ा सा संतोष दिया जाए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हिंदी आने से आपकी लोकल भाषा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये लोग 1963 लाए। अधिनियम 1963 क्या है? संसद द्वारा बनाया गया एक कानून था। इन लोगों को इन्होंने बताया कि हम ऐसा कानून बना रहे हैं कि आपकी भाषा दबेगी नहीं, तमिलनाडु की जो भाषा है वो भी बराबर महत्व रखेगी। ये एक ऐसा कानून लाए। उसके बाद आपका आया था राष्ट्रपति का 1968 का राजभाषा संकल्प। इस संकल्प में क्या कहा गया? इस संकल्प, देखिए ये संकल्प आपका कोई भी नियम नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। इसमें सिर्फ सरकार ने दावे किए, यानी कि सरकार ने कहा कि हम ऐसा करेंगे। जैसे जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता आपको क्या कहते हैं? हम आपकी रोड बनवा देंगे, हम ऐसा करेंगे। तो ये आपका संकल्प उसी तरह का था, पॉलिसी टाइप का। इसमें सरकार ने क्या कहा? सरकार ने अपनी नीतियां बताई कि हम इस तरीके से काम करेंगे। उन्होंने अपने उद्देश्य व्यक्त करे कि हिंदी का हम प्रचार करेंगे, लेकिन हिंदी के साथ साथ आपकी भाषाओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे, यानी कि दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं थी। फिर आपका इसमें आता है राजभाषा नियम 1976। आपका ये राजभाषा नियम 1976 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा आपका राजभाषा अधिनियम 1963 को लागू किया गया था। 1963 में कानून तो बन गया था, लेकिन उसको लागू करने के जो नियम थे, यानी कि जो कार्य प्रणाली थी, वो आपका राजभाषा नियम 1976 में लिखी गई थी। अब आप इसको आगे देखिए, मतलब कि आपको क्वेश्चन में कैसे लिखना है। राष्ट्रपति का 1960 का राजभाषा आदेश क्या था? ये 1960 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश था। राजभाषा आयोग की सिफारिशों के आधार पर ये जारी किया गया था। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य देख लीजिए क्या था। सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। सेकंड है आपका सरकारी कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देना।
हिंदी टंकण यानी कि हिंदी टाइपिंग सिखाना, स्टेनोग्राफी आपने पढ़ी शॉर्ट हैंड, हिंदी में मतलब अभी तक आपने अंग्रेजी में देखी होगी लेकिन हिंदी में भी आपको शॉर्ट हैंड सिखाया जाएगा। ये सब किसको सिखाया जाएगा? जो सरकार के कार्यालयों में कर्मचारी थे उनको आपको हिंदी टाइपिंग सिखाई जाएगी और हिंदी स्टेनोग्राफी। ऐसा आपका किसमें कहा गया? राष्ट्रपति के 1960 का जो राजभाषा आदेश आया था। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, हिंदी की शब्दावली निर्माण पर विशेष बल दिया गया, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय तो अंग्रेजों का शासन था, तो जितने भी आपके शासन में शब्द थे यानी कि जैसे आपका कानून हो गया वो सब अंग्रेजी भाषा में थे। तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द थे ये कहा गया कि उनका हिंदी रूपांतरण करो, लोगों को समझाओ तो कि है क्या। फिर आपका इसमें देखिए आगे क्या है, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी की क्रमिक प्रयोग की व्यवस्था करी गई भाई, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय, जब संविधान लागू हुआ उस समय सारा काम अंग्रेजी भाषा में होता था, तो धीमे धीमे हिंदी के प्रयोग पे विशेष ध्यान दिया गया। ये हिंदी को लागू करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम था। राष्ट्रपति के 1960 के राजभाषा आदेश में सरकारी कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देने, हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि यानी कि स्टेनोग्राफी सिखाने तथा प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के लिए हिंदी शब्दावली विकसित करने पर विशेष बल दिया गया था, जिससे सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जा सके। इसमें विशेष बात क्या थी? 1960 का आदेश था वो मुख्यतः हिंदी के प्रचार और प्रशिक्षण से संबंधित था। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई, इसको देखिए क्या है। 1960 को याद कैसे रखेंगे? ये हिंदी को लागू करने की तैयारी करी जा रही थी, हिंदी का इसमें प्रचार किया गया और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने का आदेश दिया गया। फिर आपका इसमें आगे आता है राजभाषा अधिनियम 1963। ये संसद द्वारा पारित एक कानून है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया, वैसे मैं फिर से बता देती हूँ। संविधान में व्यवस्था की गई थी कि 1965 के बाद हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा। जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे जैसे दक्षिण भारत में आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, इसलिए संसद ने 1963 में ये अधिनियम बनाया था। इसमें यह कहा गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी को जारी किया जाएगा और आपकी भाषा खत्म कर दी जाएगी। वैसे एक अजीब बात है कि जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हुआ, ये लोग हिंदी को महत्व नहीं देते, अपनी लोकल लैंग्वेज को तो महत्व देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को प्रीफर करते हैं। ये बड़ी अजीब बात है भाई, अंग्रेजी तो अंग्रेजों की थी तो अंग्रेजी को प्रीफर क्यों करना? आप हिंदी को प्रीफर करें, लेकिन अपनी इनकी भी कुछ होगा अपना पर्सनल। अब आप इसका मुख्य उद्देश्य देख लीजिए, हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखना किसका काम था? 1963 का जो आपका राजभाषा अधिनियम था। इसमें फिर सेकंड पॉइंट है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पत्राचार की भाषा संबंधित नियम इसमें निर्धारित करे गए कि जैसे केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, इनके बीच जो पत्राचार यानी कि जो लेटर भेजे जाएंगे वो किस भाषा में भेजे जाएंगे, ये नियम इसमें बनाया गया। फिर आपका अगला पॉइंट है, सरकारी कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग सुनिश्चित करना। इसमें आप देखिए विशेष बात क्या था कि ये एक कानून था, आदेश नहीं। राष्ट्रपति का आदेश 1960 वो आदेश था, लेकिन 1963 ये आपका कानून था और ये कानून लागू नहीं हो पाया। फिर 1965 में ये लागू कब हुआ? इसको लागू किया गया था 1976 के नियम के द्वारा। अब देखिए 1963 को याद कैसे रखेंगे? ये आपका भाषा संबंधी कानूनी व्यवस्था थी, इसमें हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोगों का कानून बनाया गया था। फिर आपका आता है 1968 का राजभाषा संकल्प। ये देखिए आपका कोई कानून नहीं था, इसमें सिर्फ सरकार ने कहा हम ऐसा करेंगे, मतलब उसमें करने का दावा किया गया था। ये 1968 में संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण राजभाषा संकल्प था, यानी कि पॉलिसी थी, इसमें सरकार ने निर्देश दिया कि हम ऐसा करेंगे। 1968 के राजभाषा संकल्प में क्या क्या कहा गया था? इसमें हिंदी के विकास के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं के विकास पर जोर देने की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि हम त्रिभाषा सूत्र लागू करेंगे, यानी कि हर बच्चा 3 भाषा सीखेगा, अपनी लोकल लैंग्वेज सीखेगा, हिंदी या अंग्रेजी में कोई एक भाषा सीखेगा और एक आधुनिक भारतीय भाषा सीखेगा। यानी कि जैसे आप अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र है उसने हिंदी सीख ली, अंग्रेजी सीख ली, तो वो फिर आपकी तमिल सीखेगा, कन्नड़ सीखेगा, कश्मीरी, यानी कि कोई एक इसमें से लैंग्वेज सीखेगा। फिर आपका इसमें आगे आता है राष्ट्रीय एकता और भाषाई सौहार्द को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। भाई जब हम आपकी भाषा सीखेंगे तो तमिलनाडु का जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया था। फिर इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? हिंदी का विकास करना, सभी भारतीय भाषाओं का समान विकास करना और त्रिभाषा सूत्र को लागू करना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। अब आप देखिए कि इसमें आपकी विशेष बात क्या है। तो जो आपका 1960 में पहली बार जो राष्ट्रपति का आदेश आया था वो सिर्फ हिंदी के प्रयोग पर केंद्रित था, लेकिन 1968 में आपका संकल्प आया, उसमें कहा गया कि हिंदी के साथ साथ जितनी भी अन्य भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वो आपकी तमिल हो, कन्नड़ हो, कश्मीरी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, उन सभी का विकास किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया था। ट्रिक क्या है 1968 को याद करने का? इसमें हिंदी का विकास किया गया, सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने को कहा गया और त्रिभाषा सूत्र को लागू करने को कहा गया था। ये सब इसमें कहा गया, ऐसा कोई कानून नहीं था, ये सिर्फ सरकार ने कहा था हम ऐसा करेंगे।
फिर आपका आता है राजभाषा नियम 1976। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका राजभाषा अधिनियम 1963 में मतलब जो कानून बनाया गया था उसको 1976 में लागू करने का पूरा तैयारी कर ली गई कि इसको कैसे लागू करेंगे हम। राजभाषा अधिनियम 1963 को लागू करने के लिए 1976 में नियम बनाए गए। यही नियम आपके क्या कहलाए? राजभाषा नियम 1976। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देख लीजिए। सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग कितना होगा और कैसे होगा ये तय किया गया। पत्राचार, रिपोर्ट, फाइल, दस्तावेज में हिंदी के उपयोग के जो नियम है और स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए कि कैसे कैसे इन सब में हिंदी भाषा का उपयोग किया जाएगा। राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की व्यवस्था करी गई कि जो राजभाषा हिंदी है उसको कैसे सब जगह क्रियान्वयन किया जाए। अब आप देखिए कि जो आपका राजभाषा नियम 1976 इसकी विशेष बात क्या है। तो जो आपका 1963 का अधिनियम था वो आपका कानून था, लेकिन जो आपका राजभाषा 1976 है इसमें नियम बनाया गया कि जो वो कानून था उसको कार्य पद्धति में आगे उसको लागू कैसे किया जाए, उसके नियम इसमें बनाए गए थे। इसकी ट्रिक देख लीजिए कि आप याद कैसे रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे 1976 टाइप होना चाहिए। 1976 को कैसे याद करेंगे? अब आप इसकी ट्रिक देख लीजिए कि आप कैसे याद करेंगे। 1976 में क्या था कि सरकारी कार्यालयों में या जितने भी सरकारी विभाग है उनमें हिंदी के जो प्रयोग के नियम बनाए गए कि आखिर हिंदी भाषा को कैसे प्रयोग में लाया जाए, उसका कार्यान्वयन कैसे किया जाए, यानी कि क्रिया पद्धति में कैसे लाएं, ये सब 1976 में था। अब एक बार आप शॉर्ट फॉर्म में इसको देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर विशेष ध्यान दे रही हूँ। 1960 का जो राजभाषा आदेश है वो क्या है? उसमें हिंदी भाषा की ट्रेनिंग दी गई लोगों को। हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति का ये एक आदेश था। 1963 का राजभाषा अधिनियम क्या था? तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत में जो विरोध हुआ था उसके बाद ये 1963 का राजभाषा अधिनियम लाया गया। इसमें क्या था? हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रयोग संबंधी संसद द्वारा इसमें कानून बना दिया गया था कि कैसे क्या होगा। इसमें कहा गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी भाषा को लागू किया जाएगा और आपकी भाषा को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी के साथ आपकी अंग्रेजी भाषा को भी प्रयोग में रखा जाएगा। फिर आपका आता है 1968 का राजभाषा संकल्प। ये कोई कानून नहीं था, इसमें सिर्फ सरकार ने कहा कि हम ऐसा करेंगे। इसमें कहा हिंदी का तो हम विकास करेंगे, त्रिभाषा सूत्र हम लागू करेंगे, लेकिन हिंदी के विकास के साथ साथ हम सभी भारतीय भाषाओं का समान विकास करेंगे। फिर आपका आता है 1976 का राजभाषा नियम। इसमें आपका जो ये कानून बना था 1963 वाला, इसको लागू करने के लिए प्रशासनिक नियम बनाए गए थे। तो ये था आपका। अब देखिए ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के आदेश 1960 क्या है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, तो आप बहुत आसानी से इसको पढ़ लेंगे। इसका ले लें, फिर आप ये पूरा ले लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता तो दिया ही है, तो आप इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पढ़ूंगी तो फिर आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। या आप वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में विस्तार से लिखिए। आप इसको देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार केंद्र सरकार का कार्य हिंदी में होगा, किंतु 15 वर्षों तक अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। 1950 के बाद जब ये अवधि समाप्त होने को आई, 1965 के बाद ये अवधि आपकी जब समाप्त होने को आई तो गैर हिंदी भाषी राज्यों में ये आशंका उत्पन्न हो गई कि अब केवल हिंदी ही केंद्र की भाषा बन जाएगी और अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा। अजीब बात है भाई, अगर आपकी लोकल लैंग्वेज को हटाया जाए तो आपको शंका होनी चाहिए, अंग्रेजी को हटाया जा रहा है तो इनको दिक्कत हो रही थी। इसे लेकर बहुत विरोध हुआ, विशेषकर दक्षिण भारत में। ऐसे विरोध को देखते हुए सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1963 को पारित किया। राजभाषा अधिनियम 1963 भारत में आधिकारिक भाषाओं यानी कि हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून है। ये अधिनियम 1963 में बनाया गया था जो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करता है और अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। ये अधिनियम संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद के कामकाज और केंद्रीय और राज्य अधिनियमों में इन भाषाओं के उपयोग को निर्धारित करता है। अब आप इससे जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो देख लीजिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग जारी रहेगा, ऐसा 1963 में कहा गया था। केंद्र सरकार के सभी कार्यों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग तब तक जारी रहेगा जब तक संसद इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बना देता। फिर आपका इसमें आगे है केंद्र सरकार के विभागों, मंत्रालयों के बीच संवाद। जब दोनों पक्ष हिंदी को समझते हो तो हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा कहा गया था केंद्र सरकार के। जैसे कि आपका केंद्र सरकार कोई लेटर दे रहा है और राज्य सरकार को, अब राज्य सरकार को अगर हिंदी नहीं आती है तो उसको अंग्रेजी में भी दिया जाएगा। राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु नियम और आदेश बनाए जा सकते हैं। फिर आपका इसमें अगला है 1968 का राजभाषा संबंधी प्रस्ताव क्या था, या 1968 में जो पारित राजभाषा संकल्प है वो क्या है। 1968 का राजभाषा संबंधी प्रस्ताव, जिसे राजभाषा संकल्प के नाम से भी जाना जाता है। 1968 का राजभाषा संकल्प हिंदी के प्रसार और विकास के महत्व को रेखांकित करता है। 18 जनवरी 1968 को भारत के भाषाई इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर से स्थापित हुआ था। ये संकल्प संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत संघ
द्वारा आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना था। अब राजभाषा संकल्प के जो मुख्य बिंदु है, आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर इसको स्क्रीनशॉट करें। फिर आपका ये अगला है, उसके बाद आपका ये 7 पॉइंट तक है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर विशेष ध्यान दें आप। राजभाषा आयोग के गठन और उसके कार्यों पर टिप्पणी लिखिए। भारत में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के बारे में विवरण दीजिए। 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजभाषा आयोग का गठन और उसके कार्य बताइए, या भारत में जो गठित प्रथम राजभाषा आयोग है उसके बारे में विवरण दीजिए। आंसर, संविधान के अनुच्छेद 344 का है, इसके अंतर्गत राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाना था जो राजभाषा के प्रयोग और विकास संबंधी सुझाव देगा। इस प्रावधान के अंतर्गत भारत का प्रथम राजभाषा आयोग वर्ष 1955 में गठित किया गया। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। आयोग में संसद के सदस्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया था। इस आयोग ने भारत में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने, अन्य भाषाओं के साथ संतुलन बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग की दिशा में एक व्यापक और संतुलित रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत करी थी। अब राजभाषा के जो प्रमुख कार्य हैं आप वो देख लीजिए। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने की प्रगति का मूल्यांकन करना, यानी कि जो हिंदी राजभाषा के रूप में जो विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे सरकार के द्वारा, उसको साल भर की वो रिपोर्ट देखेगा कि क्या प्रगति हुई, उसका मूल्यांकन करेगा। केंद्र और राज्यों के बीच राजभाषा उपयोग को समन्वय स्थापित करना, यानी कि जो केंद्र और राज्य उनके बीच जो आपसी बातचीत होगी उनका देखना कि समन्वय है उसमें कि नहीं, संतुलन है कि नहीं। फिर आपका तीसरा है प्रशासन में हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को संतुलित करने के लिए सुझाव देना। चौथा है आपका तकनीकी शब्दावली, अनुवाद, टंकण यानी कि टाइपिंग आदि के प्रयोग का विश्लेषण करना। पांचवा है आपका संसद को रिपोर्ट देना। यह आपके राजभाषा आयोग के प्रमुख कार्य थे। फिर आपका आता है त्रिभाषा सूत्र के बारे में विस्तार से लिखिए और उसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। त्रिभाषा सूत्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक शैक्षिक नीति है जिसका उद्देश्य देश में भाषाई विविधता को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना और छात्रों को बहुभाषी बनाना है। ये सूत्र पहली बार 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तुत किया गया था और बाद की नीतियों यानी 1986 और 2020 में भी इसे दोहराया गया। अब आप देखिए कि त्रिभाषा सूत्र है क्या। तो इस नियम के अनुसार देश के सभी स्कूलों में बच्चे को कम से कम 3 भाषाएं सीखनी अनिवार्य है। प्रथम भाषा कौन सी है? बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज सीखेगा, यानी जहां वो पैदा हुआ है वहां जो भाषा है वो पहले वो सीखेगा। अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र का है तो हिंदी सीखेगा, तमिल का है तमिल सीखेगा, बंगाल का है तो बंगाली सीखेगा, महाराष्ट्र का है तो मराठी सीखेगा, यानी कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज। फिर द्वितीय नंबर पर अगर उसने जो ऊपर लैंग्वेज सीख ली उससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद अगर वो हिंदी भाषी राज्य का, अगर वो उत्तर प्रदेश का बच्चा है तो वो अंग्रेजी भाषा सीखेगा। अगर वो गैर हिंदी भाषी राज्य का है तो वो हिंदी भाषा सीखेगा, यानी कि दूसरे नंबर पे आपको अंग्रेजी या हिंदी में कोई एक भाषा सीखनी है। ठीक है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे अगर प्रथम भाषा में उसने हिंदी सीख ली है तो इसका मतलब वो हिंदी भाषी राज्य का है, तो द्वितीय में वो अंग्रेजी भाषा सीखेगा। अब तृतीय भाषा में क्या है? जो भी भाषा उसने प्रथम और द्वितीय में सीख ली है उसके अपोजिट वो यहाँ पे सीखेगा। अगर एग्जाम्पल कोई हिंदी भाषी राज्य का है तो उसने अपनी प्रथम भाषा में क्या सीखी होगी? अपनी मातृभाषा हिंदी। और द्वितीय में वो क्या सीखेगा? अगर वो हिंदी भाषी राज्य का है तो उसने अंग्रेजी सीख ली होगी, तो वो हिंदी भी सीख चुका और अंग्रेजी भी सीख चुका। तो जो तृतीय भाषा में है तो वो कोई दक्षिण भारतीय भाषा सीखेगा, यानी कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु या मलयालम में से कोई एक भाषा सीखेगा। फिर आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। अगर वो गैर हिंदी राज्य का है, अगर वो गैर हिंदी राज्य का है तो उसने अपनी कोई लोकल लैंग्वेज सीखी होगी। जैसे अगर कोई बच्चा पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ तो उसकी लोकल लैंग्वेज क्या होगी? बंगाली। तो उसने प्रथम मातृभाषा क्या सीखी? बंगाली। और द्वितीय भाषा में क्या सीखेगा? क्योंकि वो गैर हिंदी भाषी राज्य से है, उसने बंगाली सीखी है, तो द्वितीय में वो सीखेगा क्या सीखेगा? वो आपकी वहाँ पे अंग्रेजी सीख ले या हिंदी सीख ले। तो तृतीय में जो भी उसने अगर अंग्रेजी सीख ली है तो यहाँ पे वो हिंदी सीखेगा, अगर उसने ऊपर हिंदी सीखी है द्वितीय में तो यहाँ पे वो अंग्रेजी सीखेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है बहुभाषिकता को बढ़ाना, छात्रों को एक से अधिक भाषाएं सीखने का अवसर देना। जब भी किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक भाषाएं आती है तो उसका ये गुण क्या कहलाता है? बहुभाषिकता। सेकंड नंबर पे है आपकी राष्ट्रीय एकता, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो भाषाई विवाद है उसको कम करना ताकि पूरा देश एक दूसरे की संस्कृति को समझ सके। जैसे भारत मेनली भाषा को लेकर 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। इसी में आपस में भाषा को लेकर थोड़ा सा विवाद रहता है, तो उसको भी ये कम कर रहे थे। कैसे? हिंदी भाषी जो राज्य है वो दक्षिण भारत की भी भाषा इसमें सीखेगा, जैसे कन्नड़, मलयालम, तमिल, ये सब वो सीखेगा। तो इससे क्या होगा? थोड़ा सा इन लोग का विवाद कम होगा। फिर आपका थर्ड है इसमें वैश्विक स्तर पर तैयार करना, अंग्रेजी भाषा को इसमें मेनली शामिल कर लिया गया है।
तो अंग्रेजी भाषा को शामिल करना जिससे छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक ज्ञान और रोजगार के अवसर से जुड़ सके। फोर्थ पॉइंट है आपका विविधता का सम्मान, विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना और भाषाई सौहार्द को बनाए रखना। फिर आपका जिस पर लास्ट क्वेश्चन है वो है अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के लिए क्या प्रावधान है, जो आपका 2025 में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया था। ये क्वेश्चन समझाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका ले लें, फिर उसके बाद आप ये ले लें। ये क्वेश्चन आपका लघु में बहुत पूछा जाता है कि अनुच्छेद 343 को विस्तार से बताइए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपका ये आर्टिकल 344 है, फिर आपका 345 से 350 तक एक साथ मैंने दिया है। इसको आप ऐसे ही बिल्कुल डिट्टो लिख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या रोक के आप यहीं पढ़ लें। फिर आपका आता है आर्टिकल 346, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। 347, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ने का तो बिल्कुल भी आप दुस्साहस मत करिएगा। 348, 349, फिर आपका ये लास्ट एकदम 350, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में बहुत पूछा जाता है। हाँ, एक लास्ट और है आपका, सॉरी, 351। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।